अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नारा लगाया था, वादा किया था कि हम बनाएंगे नया पाकिस्तान। इमरान खान साहब नया पाकिस्तान बनाने में नाकाम हो गए, लेकिन अब नया पाकिस्तान बनाने का बीड़ा उठाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर इनकी इत्तेहादी जमातों ने। इस वक्त शहर इक़्तिदार से शहर कायद तक बड़ी डेवलपमेंट्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नवाज़ का मरी में बड़ा ही अहम इजलास हुआ और उस इजलास के बाद पहला इंटरव्यू ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया। पुर्तगाल वाले ट्वीट के बाद वो गायब हो चुके थे, लेकिन कल जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, इस अहम तरीन मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि मौजूदा निज़ाम डिलीवर कर रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा मिल रहा है। ये हाइब्रिड निज़ाम है और इस हाइब्रिड निज़ाम के समरात एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एक कुदरत की तरफ से दिए हुए तोहफे के तौर पर इस मुल्क को मिल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, सुनिए। इस रिलेशनशिप के डिविडेंड्स पाकिस्तान को मिले या नहीं मिले, मैं आपसे सवाल कर मिल रहे। व्हाई शुड दिस रिलेशन गेट सोर और समथिंग ऑफ द सॉर्ट, यू नो, व्हेन ए रिलेशनशिप इज डिलीवरिंग। एक ताल्लुक जो है, जो जिसको मैं हाइब्रिड कहता हूं, अगर ये हाइब्रिड आज से कुछ 30 साल 35 साल पहले हमने रियलाइज किया होता और इस किस्म की अरेंजमेंट की होती तो आ सकता है बहुत से हादसात से, सियासी हादसात से या दूसरे हादसात से हम बच जाते। बहरहाल देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। ये अरेंजमेंट डिलीवर कर रही है, इकोनॉमिकली डिलीवर कर रही है, डिप्लोमेटिकली डिलीवर कर रही है और स्ट्रेटेजिकली डिलीवर कर रही है। मैं तो दुआ गो हूं और मैं हैट्स ऑफ टू शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल बोथ, क्योंकि ये चीजें अमूमन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी माजी में जो है सारी की सारी सिविलियंस पे आती रही। मैं समझता हूं कि ये कोई ऐसी अरेंजमेंट गॉड गिवन अरेंजमेंट है। एक्सीलेंट रेकनिंग बाय पीएमएल एंड 3.5 दहाइयों तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्ट्रगल एक जानिब रख दी गई है और ये कहा गया है कि अगर 35 साल पहले इस निज़ाम को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता तो शायद वो सियासी हादसात पाकिस्तान में ना होते जो इस दौरान रूनुमा हुए। शायद स्ट्रगल ही गलत थी, गलत समत में चल रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात। लेकिन आज देर आयद दुरुस्त आयद के मिसदाक बकौल मुस्लिम लीग नवाज़ आज पाकिस्तान को उन्होंने बेहतरीन रास्ते पर डाल दिया है। ये है हाल शहर इक़्तिदार का। और फिर शहर कायद की तरफ चलते हैं, जहाँ पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब बड़ी स्ट्रेंज किस्म की एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नर हाउस सिंध में इस वक्त एक्टिविटीज़ जश्न का सिलसिला जारी है। 14 अगस्त के जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात चल रही हैं और एक के बाद एक खिताब। भाई के वापस आने की कराची में बातें शुरू हो गई हैं। क्या कह रहे हैं कामरान टिसोरी, देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, भाई वापस आ रहे हैं, तुम्हारे भाई जो कराची ठीक करेंगे। क्या पुरानी एमकेएम वापस चाहिए? ये देख लो क्या चाहिए। जो जिस सियासी जमात में है वो जमहूरी तौर पर अगर आजाद नहीं है तो वो एमकेएम पाकिस्तान ज्वाइन करे। हम लड़ेंगे तुम्हारा मुकदमा। गोया कामरान टिसोरी साहब ये बता रहे हैं कि मुराद अली शाह हों, मुर्तज़ा वहाब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनसे तो कराची ठीक नहीं हुआ, लेकिन भाई वापस आ रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान को ज्वाइन करें, बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक हो रहा है और हम ठीक करेंगे कराची। और फिर उन्होंने एक हैरान कुन मशवरा भी दिया कि वोट जो है वो दें, सोच समझ कर दें। पहले भी दिया था, पहले वोट का क्या हुआ था, क्या कहा, देखिए। तो अब सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ, सही या गलत, अब समझ में आया। और बहुत से लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस नए निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, उनका मसला ये नया निज़ाम है या फिर वो जेलस हैं कि हम इस निज़ाम में क्यों आंखों का तारा नहीं है। वाई आर वी नॉट द एप्पल ऑफ द आइज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को बाहर निकलने का ऐलान किया है। कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये एक एहतजाज होगा, लेकिन इस कन्फ्यूजन को अब दूर किया जा रहा है। आज़म सवाती साहब, उन्होंने बताया कि यह एहतजाज जो है वो गलत कहा जा रहा है, एहतजाज की कॉल नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये कुछ और ही है, जश्न आज़ादी मनाना है। क्या कहा, देखिए।
एहतजाज नहीं है। अगर किसी ने आपको ये कहा है तो ये बिल्कुल गलत कहा है। कतई भी कोई एहतजाज नहीं। आज़ादी के दिन कोई एहतजाज नहीं करता। इंशाअल्लाह ताला हम इस दिन को जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, इसलिए कि हमारी आज़ादी ये कायद आज़म की सबसे बड़ी फतह का दिन है। ये पाकिस्तान का दिन है। इसको हम जोश और खरोश से मनाएंगे। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि सिर्फ एहतजाज होगा तो वो पार्टी की खिलाफवर्जी कर रहा है। हमें मुत्तहिद होकर सारी जमातों को, सारे पाकिस्तान को इस दिन को मोहब्बत से, जोश से और जज्बे से जो है मनाना है। बात करेंगे इस नए सियासी मंजरनामे पर, और अब ये भी बात चल रही है कि वाइस कप्तान, नायब कप्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे और शायद तो तहरीक इंसाफ की क़यादत तो वो संभालेंगे। क्या होगा वो मंजरनामा, और क्या जो जिसको अंडर 19 टीम कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो जेल से बाहर मौजूद है, उससे हटकर उससे मुख्तलिफ कुछ होगा। तमाम मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बिलाल यामीन सत्ती साहब, मेंबर पंजाब असम्बली MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, नॉर्वे से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पता नहीं अब हम इनको इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं या नहीं कह सकते। साथ ही हमें कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज़ जो है वो मंदोखेल साहब आपसे करेंगे। कराची में ये क्या नया तूफ़ान उठ रहा है? कराची से कौन कौन से भाई आ रहे हैं कराची में? और ये जो वोट वाली बात मैंने सुनवाई, आई होप कि आपने सुन ली होगी, कामरान टिसोरी साहब ने कहा, तो क्या चल रहा है कराची में? पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कामरान टिसोरी साहब वो कराची में कहते हैं चिचोरी हरकतें वो करता रहता है, और वो गवर्नर उसको पता नहीं क्या बना के रख दिया उन्होंने। और कल जो ऐलान किया उसने, अब इस ऐलान के पीछे क्या वो है, लेकिन वहाँ जो नारे लग रहे थे, भाई वो पता नहीं मुस्तफ़ा कमाल को कह रहे थे या किसको भाई कह रहे थे, लेकिन वहाँ तो नारे लग रहे थे अल्ताफ हुसैन के। तो अब मेरे ख्याल में लेने के देने पड़ गए उसको ये नारेबाजी। गालबन उसका, मेरे जहाँ तक ख्याल है, उसका अल्ताफ हुसैन की वापसी के नहीं था। वो यही चाहते हैं कि MQM दोबारा आ जाए, उसी तरह कत्ल गारत हो, उसी तरह लिसानियत हो, नफरतें हो, महाजरों को पंजाबियों से लड़ाना, पठानों से, बलोचों सिंधियों से और खुद महाजरों से। वो वही MQM चाह रहे जो रोज 25-30 लोग कत्ल हो जाते थे, उसमें एक इनका MPA न्यू कराची का मरा था, उसके बदले में उसी रात को 110 लोगों को कत्ल किया है। तो अगर वो वही MQM को उसी तरह बुला रहे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़, एक मतलब फिर कराची शहर का। आपके तो हल्के से MNA हैं, अगर मुस्तफ़ा कमाल जो है उनकी बात हो रही है कि भाई आ रहे हैं, ये मुस्तफ़ा कमाल की है, किसी डॉक्टर साहब की है, किसी और की है, व्हाटएवर द केस में भी, तो आपके हल्के के लोगों को तो फ़ायदा होगा अगर MQM इतना बेहतरीन जमात और बड़ा दोबारा से बाउंस बैक करने लगी है, स्ट्रेंथ में आने लगी है। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि मेरे हल्के में तकरीबन कोई 15 से 20% उर्दू स्पीकिंग है, जो सारे के सारे MQM में नहीं है, पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों में भी है, मगर वो कोई लोग मानते नहीं है, ना उनको कोई लाइक करते हैं, ना वो उनको कोई वोट दिया है उन्होंने। टोटल जेस के बैलेट बॉक्स से जो जबरदस्ती वोट भी निकले वो 3800 थे। आज भी अगर आपका कैमरामैन वहाँ NA 242 चले जाए तो उसको कोई पसंद नहीं करते। वैसे जो मेजॉरिटी है 70% तो पश्तून आबादी है वहाँ के। और मैं आपको एक किस्सा सुना दूं कि इलेक्शन से पहले जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक कॉर्नर मीटिंग बुलाई थी, UC9 रांगड़पाड़ा कहते हैं, वहाँ जो कॉर्नर मीटिंग में लोगों ने अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए, तो एक नहीं 22 लोगों को उन्होंने अंदर कराया। और उसके बाद वो लोग मेरे पास आए थे जो उनके वालिदैन थे कि भाई ये क्या हुआ इस तरह। तो मैंने SHO को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये बताओ कि अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद के नारे पे कौन सा दफा लगता है, मैं भी तो सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मेरे नॉलेज में इजाफा कर दे, नहीं तो फिर मैं थाने आ रहा हूँ, इस तरह लाकानियत नहीं चलेगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ के जो कुछ लोग MQM के हैं वो भी मुस्तफ़ा कमाल को नहीं मानते हैं। और आपको पता है मुखबर खास के तौर पे वैसे वो मशहूर है, और वैसे वो इलेक्शन से पहले भी जो लोग उनके पास गए थे, कोई 10 रुकनी बुजुर्ग थे, उनको बड़ा बोला कि उसको जो उनका घर है वहां से निकाला, उसको ये लोग बता रहे उसमें। तो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये कि ये जो कामरान टिसोरी साहब ने जो बात की है, मेरे समझ से बालातर है
ये कौन सी बाई की बात कर रहे हैं? सर लेकिन देखें, मैं चलें इसके बाद ऊपर आपके पास वापस बाद में आऊँगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है कि इस निज़ाम को सपोर्ट किया है। आप कहते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा आपने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, हुकूमतें बन गई। और उसी फॉर्म 45-47 वाले मामले का ही रेफरेंस दे रहे हैं ना गवर्नर सिंध साहब, कि वोट देना सोच समझ के देना, कहाँ पहले भी दिया था, काउंट हुआ नहीं हुआ, कहाँ निकला कहाँ नहीं निकला, वो ज़ाहिर है कि अब वो तंजन की बात कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, पीटीआई इस तमाम तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ खड़ी है, क्या जेलस हैं आप लोग? ये जो बेहतरीन किस्म का हाइब्रिड निज़ाम ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अब आ गया, जेलसी है ये या वाकई ख़िलाफ़ है इसके? देखिए साहब, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की जो गुफ्तगू है या इमरान रसूल साहब की जो गुफ्तगू है, वो गुफ्तगू कोई सेम लोगों की गुफ्तगू तो है नहीं। गैर संजीदा जो है वो एलिमेंट्स हैं वज़ीर जो दिफा कि ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वज़ीर दिफा इसमें जो है वो when the clown enters into the palace, the palace turns into circus, वो वाली बात है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इल्जाम लगाया, उनका एडीसीआर जो अरेस्ट है, मेरा तो मुतालबा है और प्रोग्राम है कि उनको भी अरेस्ट करके उनका तफ्तीश की जाए कि जो वो इल्जाम लगा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, या तो नाम लें ना जी, तो उन्होंने नाम भी नहीं लिए और गेट अवे विद दैट, इस तरह से नहीं हो सकता। हाइब्रिड निज़ाम की उन्होंने जनाब कहा जी के हाइब्रिड निज़ाम के नवाज शरीफ भी हाइब्रिड निज़ाम चाहते हैं, या ज़ाहिर बेनिफिशियल तो है, हमेशा हाइब्रिड ही रहे। वो भी सर मियाँ साहब से मुलाकात के बाद ये इंटरव्यू दिया है, मरी में जो मुलाकात हुई है आपने देखा होगा, उसके विजुअल्स लाल मफलर पहन के मियाँ साहब ही बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात के फौरन बाद हुआ है ये इंटरव्यू। मियाँ साहब देखिए, मियाँ साहब आपको पॉलिसी देते हैं नहीं देते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नून लीग की पॉलिसी कौन देता है? ख्वाजा जो इमरान रसूल ने बात की है, वो भी देखिए जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं पीपल्स पार्टी को उनको रिप्रेजेंट नहीं करती। बेसिकली जो उन्होंने ये कहा कि आप वोट डालें या ना डालें, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सीटें एमकेएम को दी गई हैं पीटीआई से छीन के कराची की, वो उनका जिक्र कर रहे हैं कि जो कि जी आपने पहले भी वोट तो उधर डाले थे। ये तो अपना आपको मुंतखब साहब बताएंगे कि उनको पहले फैसल वाडा साहब ने बता दिया था कि आपकी सीट मुस्तफा कमाल को जा रही है। तो वो एक हाइब्रिड निज़ाम के तो बेनिफिशियरी है ना, ये जो किशोरी हो गया या अपना ख्वाजा आसिफ हो गए, ये सारे जो है ये तो एक नमूने हैं सियासी तौर पे, उनकी बातों पे तबसरा करना ही वक्त चल रहा है। फिर पीटीआई का मसला इतना ये है कि पीटीआई कंफ्यूज है कि पीटीआई को ये नहीं समझ में आ रही कि एक तो जो मौजूदा क़यादत है वो आपने देखा होगा जिक्र करते हैं सोबतों का मसाइल का। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमें ठोक के हिसाब से सजाएं हमारे लोगों को दी जा रही है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा। उसके बाद अपना हमारे लोग जो है उनको कोई पुरअमन सियासी जद्दोजहद की गुंजाइश नहीं है हमारे पास, या हमारे दूसरे मसाइल। लेकिन ये मसाइल है, इनका मातम हर वक्त करना तो कोई हल नहीं है। हल आज भी आप इस नौमौजूद क़यादत से पूछ लें कि हल क्या है, इनके पास कोई हल नहीं होता। और ये जो है ना इमरान खान साहब को कोई हल तजवीज़ करते हैं, बेवकूफ़ एहतजाज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनकी जो तंजीम है वो कमजोर है। जो अगर तंजीम में अगर दम कम हो। अच्छा, एक्सपीरियंस क़यादत के ऊपर भी हमने बात करनी है। ये जो पीटीआई का इंटरनली मामला चल रहा है, मैं ज़रा सत्ती साहब से पूछ लूँ। बिलाल यामीन साहब ये बताएं, अभी फैसल चौधरी साहब ने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, पता नहीं हमें अभी कि फैसला साजी में, नून लीग के बयानिया साजी में, या जो नैरेटिव लेकर चल रही है उसको स्पेयर हेड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही कर रहे हैं, या फिर मियाँ साहब अब सिर्फ बैक एंड पे बैठे हुए हैं, वो अपना अप्रूवल दे रहे हैं जो फैसला गिवन अब क़यादत कर रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं या शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? जी शुक्रिया ईसा। मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह हैं और उनके भाई जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं वो पार्टी के सदर हैं। उनकी साथ कल जिस आपने मरी की बात की, वहाँ पे लीडरशिप ने भी बैठ के मुख्तलिफ हल्कों में इलेक्शंस की बात हुई। ये गलत ख़बरें कि किसी प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने के लिए किसी को वहाँ पर टिकट के हवाले से एक लंबी डिस्कशन हुई, मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया। टिकट के लिए कौन इतनी लंबी? बहुत से सूबाई हल्के भी ऐसे हैं जिनके जो खाली हो गए और वहाँ पे बहुत से एप्लीकेंट्स मौजूद हैं। सर तीन हल्कों में, PP87 में, NA 129 में, बस सिर्फ एक सवाल सुन लीजिए,
3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। आप हमें ये बता रहे हैं कि 28 मई को नवाज शरीफ साहब को दोबारा सदर बनाया गया था 2024 में नून लीग का। उन्होंने एक भी ऐसा इजलास नहीं किया। इन 3 टिकटों के लिए इतना बड़ा इजलास कर लिया, न 26वीं आईनी तरमीम पे उन्होंने कोई ऐसा 5-7 लोगों को उन्होंने बुलाया है, उनसे मुशावरत की है। वो उस इलाके से कनेक्टेड लोग हैं, उनकी पल्स समझते हैं और उन्होंने अपनी राय का इजहार उनके सामने किया। मैं समझता हूँ कोई ऐसी, मियाँ साहब पार्टी के कायद हैं और डिसीजन मेकिंग में मियाँ साहब का रोल है। मियाँ शहबाज साहब जिस सिस्टम के साथ इस वक्त कोऑपरेट करके चल रहे हैं, मैं समझता हूँ, मैं आपने ख्वाजा आसिफ साहब का क्लिप ला के शायद मुझे समझ नहीं आती आज भी फैसल साहब की जो जमात है उसकी ख्वाहिश जो मुज़ाकरात करने की है वो किसी सियासी जमात से नहीं है। उनकी फिर ये ख्वाहिश है कि हम किसी इदारे हमारे साथ गुफ्तगू करें, लोग हमारे साथ गुफ्तगू करें जो कोई बहुत जिसकी माजी में भी जब ऑपोजिशन में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे मियाँ शहबाज शरीफ, तो उनका ये कहना था कि आइए मिसाके मईशत करते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए एफर्ट करते हैं। आज इसको एक पाकिस्तान जो आगे बढ़ पा रहा है, पाकिस्तान की मईशत में जो बेहतर इंडिकेटर्स हैं, मैं ये समझता हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स आप तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए आज भी तैयार हैं, तहरीक इंसाफ आपको लिफ्ट नहीं करा रही, वो कह रही है कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। ऐसी बात नहीं, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वाली साइड है, देखें ना, आज बहन कह रही है कि जनाब एहतजाज करेंगे, उनके एक सीनियर रहनुमा सवाती साहब बयान दे रहे हैं कि नहीं हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे। ये पार्टी इस वक्त मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है। फैसल भाई का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है, जनरल सेक्रेटरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो वो जो लीडरशिप की तरफ लोग देख के बात करते हैं और लीडरशिप डिसीजन मेकिंग करती है, इस वक्त कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग बाहर एक्टिविटी कर रहे हैं वो उनसे मैं समझता हूँ कि उनके कारकुन भी शायद मुतमईन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसमें मुख्तलिफ धड़ाबंदी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। नहीं, तहरीक इंसाफ को तो अब साइड में रखें ना, हम तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो नून लीग की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि नून लीग का ज़ाहिर है कि इस वक्त एक वर्कर है, एक सपोर्टर बेस है, आप लोगों की एक स्ट्रगल है। आप कहते थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने नारा लगाया मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उस वक्त से आज तक मियाँ साहब मज़ामत की सियासत कर रहे हैं। मियाँ साहब के साथ जो कल मुलाकात हुई है उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू बिल्कुल डिफरेंट साइड पर इशारा है। मज़ामत होती है ना, आगे से भी कोई मज़ामत हो रही हो, मैं समझता हूँ कि दोनों अगर मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो उसको आप मज़ामत ना कहें। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट की जा रही है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे खड़ा था, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी थी और इस वक्त ये कोशिश करके पाकिस्तान, जो आपके इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं पिछले साल, 1.25 साल, 1.5 साल में। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिस सिमत में चल रहा है पाकिस्तान, सारे लोग इदारे मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। तो इसी के हवाले से तो बात चल रही है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें। फिर ये जो तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस, इल्ज़ाम तो इमरान खान पे ना कि उन्होंने करवाया और प्रैक्टिकली तो उनके दौर में शुरू हुआ ये सब कुछ, लेकिन आज भी वो नियम, वो रीत, वो रस्म जो है वो कायम है। तो इसको एक आईनी कवर दे दें, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, ये तमाम चीज़ें, रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लें, एक जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है उसको आप फिर आइन और कानून में उसकी गुंजाइश निकाल लें, बजाय इसके कि इल्ज़ामात लगा रही हूँ सियासी जमातें कि फ़लाँ ओवर स्टेप कर रहा है, वो इदारा अपनी हद में है, वो नहीं है। बल्कि मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये इदारों के हवाले से क्या कहा है, ज़रा ये भी सुनवा दें। हमारा हमेशा मुतालबा ये रहा है कि तमाम दायरे अपने दायरे में रह के काम करें, क्योंकि ये मई 9 के हमले में सियासतदानों ने, सियासी जमात ने अपना दायरे में नहीं रहा, वो कहीं दहशतगर्द बन गए कि दूसरे इदारों में घुसे। मैं समझता हूँ कि अब वही हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। उस टारगेट को अचीव करने के लिए सियासतदानों को सियासत के दायरे में रह के सियासत करना पड़ेगा। सही। अच्छा सती साहब, मैं ब्रेक पे जाऊंगा और इसी के ऊपर यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जो इदारे हैं उनके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि सब अपनी हदूद में काम करें, तो वो सियासी जमात की भी बात, सियासी जमातों की बात, उसके ऊपर भी बात करते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं, आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंदोखेल साहब, मैंने अभी ब्रेक से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनवाई। वो ये कह रहे हैं कि तमाम इदारे अपने दायरे में काम करें, आप ये चाहते हैं। और फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा वाज़ेह ओपिनियन है पीपल्स पार्टी का
कि एक जमात है जिसने दहशत गर्दी की है। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, ये जो निज़ाम है इसको उन्होंने कहा इसके समरात पाकिस्तान को मिल रहे हैं। हाइब्रिड के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ये बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, 35 साल पहले आ जाता तो पीपल्स पार्टी उनके इस नुक्ते नज़र से इत्तफाक करती। और आप भी समझते हैं कि 27वें आईनी तरमीम में कुछ इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करवा दिया जाए? मंदोखेल साहब, मंदोखेल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इसी क्यों नहीं सर, आवाज़ आपकी कट कट के आ रही है, जरा दोबारा रिपीट करेंगे? मैं सवाल दोहरा देता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू मैंने ब्रेक से पहले सुनवाई। वो ज़ाहिर के बात कर रहे हैं कि तमाम इदारे अपने दायरे में काम करें, और वो जो दायरा है नया दायरा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। वो कह रहे हैं कि ये इसके समरात और डिविडेंड्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग इससे एग्री कर रहे हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं इसको अब 27वीं आईनी तरमीम में इंस्टीट्यूशनलाइज करवाने का वक्त आ गया? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब का मैं पुराना एक आपको हवाला दूँ। जब तहरीक इंसाफ के टाइम के पीपल्स पार्टी में धड़ाधड़ जनूबी पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के लोग शमूलियत कर रहे थे, तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ का एक बयान रिकॉर्ड पे है, आज भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि उनका ये ख्याल था कि ये लोग जो शमूलियत कर रहे हैं ये शायद किसी के इशारे पे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि पीपल्स पार्टी अपना स्पेस बना ले, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद से फिर शहबाज शरीफ साहब और ये सारे मुतारिक हो गए सारे। तो वो तो उनकी पुरानी ख्वाहिश है, और मेरी और फैसल चौधरी साहब की या सती साहब की तो बात शायद सचो ना मान ले। और वो इलेक्शन जब हार रहा है तो इलेक्शन वाली रात 12 बजे वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फ़ोन करता है और सुबह रिजल्ट उसके हक में आता है। तो अब वो ख्वाजा आसिफ जो पिछले 25 साल से इसी तरह टेलीफोन कॉल के ऊपर वो जीते आ रहे, और उनकी हल्के में जो एक ADCR जो ना पकड़ा जाता है, जो इसके इलेक्शन का आरोपी रह चुका है, जब वो उसके ऊपर आठ डालता है और उनसे चंद करोड़ बरामद होते हैं। हालांकि ये नहीं है कि 100% पैसे उसने जेब पे रखे, उन्होंने किसी न किसी को तो दिए होंगे। 5-10% शायद उनके हिस्से का वो जो पकड़ा गया, और या जिसको नहीं दिया है उसने हाथ डाला इसके ऊपर। और ये तो हो नहीं सकता है कि इतना ताकतवर वजीर हो और इसके हल्के में करप्शन हो रहा हो इतनी बड़े पैमाने पे, और ख्वाजा आसिफ को पता नहीं है। पता 100% उसको है, लेकिन इसने ट्वीट जो किए है उसका मतलब जो मैं समझा वो ये है कि बाबा करप्शन तो सारे करे, मेरा बंदा क्यों पकड़ा गया, जब मेरे पकड़ा गया तो सबको पकड़ लो। वो मकसद उसका ये था। उसके बाद वो 3-4 रोज गायब रहा, कल वापस नमूदार हो गए, फिर वो 50% हो गए लोग, फिर वो 50 से 25% हो गए, और वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ तो पहले ही ख्वाहिशमंद है कि वो किसी के कंधे पे 25 साल से हुकूमत में आ रहे और मिनिस्टर भी बन रहे और MNA भी बन रहे हैं, तो उनकी तो ख्वाहिश जरूर होगी, मगर पीपल्स पार्टी हरगिज़ उससे मुतफिक नहीं होगी। ना किसी हाइब्रिड निज़ाम की हम हिमायत करेंगे, ना उसका हिस्सेदार बनेंगे। हम तो एक जमहूरी जदोजहद करने वाली पार्टी है, हमने कुर्बानियाँ दी है, हमने अपने कायदीन को खोया है, तो हम तो किसी तौर पे ख्वाजा आसिफ के सोच के ऊपर हम नहीं जा सकते। सही, आप नहीं जा सकते। फैसल चौधरी साहब, आप ये जो 9 मई के हवाले से मुकदमात, इनके फैसले आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के, जहाँ बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं 10-10 साल, फिर डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, ये वही चीज़ है जिसका आपने मेरे प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम आपने ही कहा था कि ये नविश्ते दीवार है, अडयाला में रौनक लगने लगी है, बैरकें आबाद होने जा रही हैं, तहरीक इंसाफ के लोग नाअहल होंगे, वो प्रोसेस तो हो गया। लेकिन अब साइड बाय साइड इसका बाय प्रोडक्ट एक और प्रोसेस है कि शाह महमूद कुरैशी, जिनके ऊपर कोई 50 के करीब मुकदमात थे, वो अब प्रेसिडेंस आ गया है और उस फैसले का इतलाक़ ज़ाहिर है दीगर उस पर भी असरात होंगे, वो बरी होते जा रहे हैं, और उनके बाहर आने का अब लगता ये है कि इम्कान पैदा हो गया, बड़ी जल्द आ जाएंगे। तो नाइब कप्तान बाहर आकर, आप जो करंट लीडरशिप है उसको कहते हैं ये अंडर 19 है, ये बच्चे हैं, इनकी बात सुबह कुछ और होती है, शाम को कुछ और होती है, तो आपके ख्याल में क्या असर पड़ेगा शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने से? ऐसा शाह महमूद कुरैशी साहब क्योंकि पॉलिटिकली काट वाला आदमी है, उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, वो हर बंदा उनको एहतराम की नज़र से देखता है। कारकुनान भी जो कुर्बानियाँ, जो जेल, जो सहूलतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, उसको कदर की निगाह से देखता है। इमरान खान साहब का ज़ाती ट्रस्ट भी है, बड़ा एहतराम है उनका शाह महमूद साहब के लिए। तो ये चीज़ें फ़र्क तो डालेंगी। इसीलिए आपने देखा है ना कि एक सेगमेंट जो है वो ट्रोलिंग के जो है मामला पे चला जाता है विदाउट रियलाइजिंग कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो रिहाई है, कि जो
वरीयत है वो अब हर केस में इसलिए होनी है कि एक केस में इसी जज साहब ने जो है उनको बरी किया हुआ तो उन्हीं शवाहिद की बुनियाद के ऊपर कोई दूसरा फैसला तो नहीं आ सकता। लिहाजा शाह महमूद साहब की कन्विक्शन हो नहीं सकती। ये तो प्रोसिक्यूशन हमारे यहाँ पे कोई आजाद नहीं होती, वरना तो सारे केस इनको पहले फैसले के बाद विड्रॉ कर लेने चाहिए थे, क्योंकि शाह साहब के बाहर आने से मैं समझता हूँ जो क़यादत का फुकरान है पीटीआई में उसको काफी वो खिलाफपुर करने का मौका मिलेगा। नहीं, अगर ऐसा है और इमरान खान की भी चॉइस शाह महमूद कुरैशी होंगे आपके ख्याल में कि अगर वो बाहर आ जाते हैं और उन्होंने इक्वली बहुत टाइम जेल में गुजारा है तो इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला करें, शाह महमूद कुरैशी को किसी एक हल्के से इलेक्शन लड़वाएं जो उनको लगता है कि सबसे बेहतरीन हल्का है, महफूज हल्का है, यहाँ पर जीत जाएंगे और उनको असम्बली में लाकर उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें। उधर खान साहब ने तो फैसला किया कि आप लोगों ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेना। मैं समझता हूँ कि शाह महमूद साहब के में ये क्वालिटी है और ये कैपेबिलिटी है कि वो खान साहब को कायल कर सकते हैं, और ये जो खान साहब को कायल करना आसान नहीं होता। और बिल्कुल मैं इस सोच का हामी भी हूँ कि हमें इलेक्शन लड़ने चाहिए, डिस्पाइट ऑफ जो भी हमारे खिलाफ मामलात हैं उनके बावजूद में इलेक्शन लड़ना चाहिए। सियासी मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सियासी मैदान में आने से पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, गुफ्तगू होगी, सारी जगहों के ऊपर आपका एक मतमा नजर आएगा। लोगों के जो वोट हैं वो भी हमें मिले हैं पीटीआई और इमरान खान को। बिल्कुल वोट जो है आज भी सबसे पॉपुलर पार्टी पीटीआई है। फॉर्म 47 के कुछ और इलेक्शन होंगे। ये जो तजवीज़ है ये काबिल अमल है। अभी कौन सा आखिरी मैंने MP नायल हुआ, अभी तो बहुत सारे और होने हैं किसी और जगह से भी शायद। कितने और होने वो बस इतने और होने हैं जितने के मंदोखेल साहब के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ये भी अच्छा, पीपल्स पार्टी से नून लीग की जान छूटने वाली है। मैंने तो आपको पहले से कहा हुआ था कि यही होना है, और मंदोखेल साहब के जो लीडर है वो तैयारी करें अपोजिशन लीडर बनने की। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन लीडर हो सकता है सर। अच्छा, बिलाल यामीन साहब आपके पास आने से पहले जरा मंदोखेल साहब अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेंगे? देखिए, मैं तो कभी भी मुस्लिम लीग नून के साथ एहतियात में हिमायत में नहीं था। पिछली हुकूमत में भी मैंने मीटिंग के दौरान भी कहा कि नहीं बनना चाहिए हमें इनके इत्यादि, और कई मरतबा कहा है, आज भी मैं कहता हूँ। और फिर क्यों नहीं, चौधरी साहब सही फरमा रहा है और कि पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट में 74 सीट के साथ, और पीटीआई तो नाम की तो कोई पार्टी नहीं है। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो भी कम है, और फिर ये जो इनके दड़ादड़ जो इनके लोग नायल हो रहे हैं तो वो जो आज़ाद है वो उसकी भी स्ट्रेंथ कम हो रही है या कम हो चुकी है। तो 74 है। तो मैं तो खैर इस बात की हिमायत में हूँ पार्टी के अंदर के हमें अपोजिशन की बेंचों में बैठना चाहिए और बिलाल साहब को अपोजिशन लीडर का सीट संभालना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ हमारे पंजाब के लोग भी कंफर्टेबल नहीं है। तो इसके लिए किसी इजाजत का इंतजार करना है, किसी हुक्म का इंतजार करना है, ये खुद, क्योंकि आपके लोग और लीडर्स कहते हैं कि पहले ये नून लीग वाले हमारे नाज और नखरे उठाते थे, अब फोन भी नहीं उठाते जब से इनके पास ये सादा अक्सरियत बनती नजर आ रही है। देखिए, वो तो नून लीग के बारे में तो पहले ही बड़ा मशहूर है कि जब उनका मतलब होता है तो पाँव पकड़ते हैं, जब मतलब निकल आता है तो गर्दन पे हाथ डाल देता है। ये तो उनकी पहले की आदत है और मैं हमेशा पार्टी के सामने ये बात रखता था, और पिछली हुकूमत में भी और इस हुकूमत में भी। और इस वजह से मरियम नवाज साहिबा ने मेरी शिकायत भी की, खास तौर पे मेरी क़यादत से। हालांकि मैं उस वक्त भी आईना दिखाता था, उस वक्त भी ये बताता। शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैंने इलेक्शन लड़ा है 2018 में, जहाँ फैसल वाडा साहब यहाँ से जीते थे। 2021 में मिफ्ताह इस्माइल साहब को मैंने हराया, असम्बली पहुंचा। 2024 में शहबाज शरीफ साहब नायली से बचने के लिए यहाँ से चला, क्योंकि उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का मैंने केस किया था, क्योंकि उनका तायद कुंदा और अटारनी एक ही आदमी था जो कि नहीं हो सकता था। तो वो केस से बचने के लिए, नायली से बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एमक्यूएम के साथ मुआहदा भी नहीं किया और बगैर मुआहदे की सीट छोड़ के चला गया। तो मैं तो पहले भी खिलाफ हूँ इनका, और इनके साथ एहतियात हमारी बनती नहीं है। सही, ठीक है। बिलाल यामीन सत्ती साहब, एक तो पीपल्स पार्टी जो वाइब्स इस वक्त दे रही है, पंजाब में आप इनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रहे, इनका बड़ा शिकवा है। ये कहते हैं कि जो कमेटी बनी थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की कि आप हमें पंजाब में हमारी लेजिटिमेट स्पेस दें, वो क्यों नहीं देने पे तैयार? बिल्कुल, इनको मैं समझता हूँ एक
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इनको इसके अलावा जो कमेटीज़ हैं असेंबली की, पंजाब असेंबली की इम्पोर्टेंट, उनमें भी इन लोगों की नुमाइंदगी मौजूद है। इसके अलावा जिन अजला में ये लोग जीते हुए हैं वहाँ पर मसलन लाइक मुल्तान, वहाँ पर इनकी इंटरफेरेंस एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल 100% है और जो उनका ड्यू शेयर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनको देती है। ये कहना कि वो पूरे पंजाब में कोई पॉलिटिकल सेटअप में उनके साथ पावर शेयरिंग हो, जहाँ पर इन लोगों की स्ट्रेंथ है उसमें उन लोगों को एकोमोडेट किया गया, और वो जो पावर शेयरिंग का फार्मूला बना सीनियर मिनिस्टर साहिबा, स्पीकर साहब, इनकी जानिब से भी लोग पीपल्स पार्टी की जानिब से थे, उस पर बिल्कुल इस वक्त अमल दरामद हो रहा है। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वरना कल बजट पास हुआ ये लोग वोट ना करते। वो तो कह रहे हैं ज़रूरत पड़ने पे आप पाँव पकड़ते हैं, और जब दूसरा मामला आता है तो गिरेबान। मंदुखेल साहब का मैं एहतराम करता हूँ, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझता। नहीं, लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पूरी हो जाती और इक़्तिदार के लिए पीपल्स पार्टी आपकी मजबूरी नहीं रहती, गवर्नमेंट में काबीना का तो हिस्सा वो ऑलरेडी नहीं है, तो आप भी यही प्रेफर करेंगे कि आपसे ये साया पीपल्स पार्टी वाला हट जाए और जाकर अपोजिशन में बैठ जाए, या आप कहते हैं कि नहीं, हमें क्योंकि मजबूत हुकूमत चाहिए, 2/3 चाहिए, तो हम पीपल्स पार्टी के साथ शीरो शक्कर होकर चलेंगे? ऐसा है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ड्यू शेयर से ज़्यादा मिला हुआ है। अवान सदर में ये मुस्लिम लीग की वोट से पहुँचे, चेयरमैन सेनेट पे ये मुस्लिम लीग की वोट से पहुँचे, और इनमें जितने दीगर आज भी अगर आप स्टैंडिंग कमेटीज़ देख लें फेडरल गवर्नमेंट में भी, दे हैव गॉट अ ड्यू शेयर, और इनकी बात सुनी जाती है, इनकी बात एक सूबे में इनके साथ मिलकर हुकूमत बनी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो उनका ड्यू शेयर है वो पंजाब में कम से कम उनको मिल रहा है, और उस पर लोगों का इतराज़ यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लेने की बात की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर कोशिश करता है कि उसको गुंजाइश मिले, लेकिन जो उनका इस वक्त पंजाब में शेयर है उससे ज़्यादा ही उनको मिला हुआ। अच्छा, आपने कहा कि उनको उनका हिस्सा मिल रहा है, उनकी नाराज़गी जो है वो बजानी है। अब फैसल चौधरी साहब, अब मुझे अंदाज़ा है कि आप नॉर्वे के एक पुरफज़ा मुकाम पर मौजूद हैं, आप सत्ती साहब की गुफ्तगू पे मुस्कुरा रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, अपना मैं वो गुफ्तगू जो सत्ती साहब ने की है, बिल्कुल ड्यू शेयर भी मिल रहा है, तो पार्टी ब्लैक मेलर है, तो वापस ले जी ना कोई चीज़ और इनको ठुडे मारे। ये क्या तरीक़ाकार हुआ कि साथ में ड्यू शेयर भी लेते हैं? सर, आपसे अपोजिशन चली जाएगी, आपके पास अपोजिशन लीडर का ओहदा भी नहीं रहेगा, आप जो काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं। तो सर साढ़े को लगे कहना कोई अपना फूल जड़ियां ने, असी हम तो ठुडे खा रहे हैं, मुक्के खा रहे हैं, हम तो चाहते हैं बाकी भी आए। फैसल भाई जो है वो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, चीज़ों को समझते हैं, इसीलिए देखे ना बहुत से लोग अंदर हैं। फैसल भाई नॉर्वे की सैर कर रहे हैं। लें जी। नहीं सर, मेरी बात सुने, मैं तो वकील हूँ ना, मैं तो अंदर करवाने वाला या बाहर करवाने वाला मैं तो हूँ, मैं को खुद मुजरम तो होता नहीं, तो मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैं कौन सा किसी से वादा खिलाफी की है, या मतलब मेरी तो कोई एम्बिशन भी नहीं है, मैं तो अपने जाती निजी दौरे पे आया हूँ किसी वजह से। तो सही। अच्छा, फाइनल कमेंट्स बिलाल यामीन सत्ती साहब, मुझे ये बता दीजिए कि क्या अगर आप जो कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हुकूमत तो बहुत अच्छी है, हमने तो जब अपोजिशन में थे कहा मिसाके मईशत कर लें, हम तो उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए बैठने के लिए तैयार थे, हम तो आज भी पीटीआई को ऑफर कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आज स्पीकर साहब ने कहा, आज स्पीकर साहब ने कहा ठीक है। शाह महमूद कुरैशी अगर रहा होते हैं, वो कहते हैं फर्स्ट स्टॉप अडियाला, मैंने अडियाला जाना है, इमरान खान से मिलना है, उनको इस बात पर कन्विंस करना है, आप ही मुलाकातों पे पाबंदी लगा रहे हैं ना। शाह महमूद कुरैशी को ओपन एक्सेस देंगे आप टू इमरान खान के, वो इस चीज़ पे बैठ के पहले विद इन द पार्टी चीज़ें तय कर लें, फिर आपके साथ कर लें? मैं ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक सीजनड आदमी है, जैसे फैसल भाई ने कहा है। उनकी अप्रोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंडर 19 टीम वाली नहीं होगी, वो पाकिस्तान के इदारों की तबाही की बात नहीं करेंगे, वो बाहर से इस तरह के लोग बिठाकर पाकिस्तान पर आप अडियाला मुलाकात का एक्सेस देंगे? यकीनन मैं समझता हूँ उनको जब ये वक्त आएगा तो उस वक्त फैसला होगा, उससे कबल कैसे कर लिया जाए। नहीं, ये फैसला तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अलीना शगरी साहबा के शो में बैठकर कहा कि आप जाएं, कल आप दरख्वास्त दें, वो चली गई, उनकी मुलाकात नहीं हुई, वज़ीर दिफा के कहने पे मुलाकात नहीं हुई। अब मैं क्या कहूँ कि आप कह रहे हैं कि हो जाएगी मुलाकात, तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये वक्त आएगा, जब वो सिस्टम के तहत उन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो उनकी मुलाकात मुमकिन हो जाएगी। आपका KP के वज़ीर आला बहुत दफ़ा उनसे मिल चुके हैं, उनकी बहनों की मुलाकातें होती रही हैं। मुलाकातों पे ये जो इल्ज़ाम है मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। अब हर कैदी से जेल में जब वो कैदी है और सज़ा याफ्ता है तो उससे मुलाकात का एक जेल मैनुअल है, उसके मुताबिक मुलाकातों का तरीकाकार मौजूद है। सही, अब ये जेल मैनुअल एक अलहदा से सब्जेक्ट है और वो कितना उस पर अमल दरामद हो रहा है
नज़र आता है। बिलाल यामीन सती साहब, मुझे ब्रेक पे जाना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कादिर मंदुखिल साहब, फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज जनाब शेख रुहेल असगर साहब, लाहौर शहर में ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। शेख साहब, आपके हल्के से NA 121 से जो MNA मुंतखब हुए वसीम कादिर साहब, अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने नून लीग की जो दाखिली सियासत है उसके शाखसाने बताए हैं कि आप उसका शिकार बन गए, आपको क्यों शिकस्त हो गई, और फिर अब वो ये दावा कर रहे हैं, जो उनकी गुफ्तगू है उससे इजहार यही होता है कि जैसे आइंदा का कौमी असम्बली के का जो सफ़र है मुस्लिम लीग नून का, वो वसीम कादिर ही करेंगे। ये मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है यारवाई न्यूज़ पर, आई होप कि आपने देखा होगा, लेकिन ज़रा ये पोर्शन सुनिए। मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ से रोहेल असगर साहब जीते, तो वो हमारे भाई हैं रोहेल साहब, लेकिन उनका थोड़ा सा रवैया शायद नौजवान नस्ल को पसंद नहीं है। सरदार अयाज साहब को टिकट वो चाहते थे यहाँ से, अच्छा वो पहले चाहते थे, लेकिन रोहेल असगर साहब की वजह से उनको टिकट यहाँ से नहीं मिल सका। शेख साहब, ये नून लीग के कौन से लोग नहीं चाहते थे कि आप जीते? बात यह है, मैं आपको गुजारिश करूं जी, जिस बच्चे ने इंटरव्यू लिया था, मैंने उसको मैसेज किया था कि अगर काश तुम इंटरव्यू लेने से पहले मुझसे कुछ पूछ लेते तो मैं बताता। मतलब आप जो मर्जी बातें करें, जितना आपके मुंह में आएगा करते रहें, तो बात बनती नहीं है ना। मेरे मालिक का बड़ा करम है, मैं हार के भी मेरे रब ने मुझे बड़ी इज्जत से नवाजा। मुझसे अगर वो पूछे ना कि क्या हुआ, तो मैं ये कहता था हाँ मैं बड़ी इज्जत से हारा हूं। अब कैसे हारा हूं? अब दो साइड है ना, एक साइड ये है कि मैं हार गया, ये नीचे जो MPs थे वो सारे जीत गए। सही। ये क़यामत की निशानी नहीं। कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं अपनी उंगली से चला रहा था। सही। इत्तेफाक से मैं कल अपने एक हल्के में गया था जहां से मैं आ रहा था, तो मैं देख के हैरान किया, बल्कि मैंने सवाल किया उनसे, मैंने कहा यार मैं तो एक हरा हुआ आदमी हूँ, आप इतनी तादाद में यहाँ पे जो इकट्ठे हैं, गालबन शायद आप फिर MPs की वजह से इकट्ठे हुए होंगे। उनका जवाब बड़ा अजीब था। उनका जवाब ये था कि आप आज भी हमारे MNA। आपको कहा? जी, मैं बड़ा खुश हुआ इस बात सुन के कि ये मेरे रब का करम है मेरे पे। मैं किसी को कुछ नहीं कहता। मैंने उनसे ये कहा, कल मैं एक सवाल छोड़ के आया था, मैंने उनसे एक सवाल किया कि क्या कोई शख्स अगर कुरान की बेहुरमती करता है, अपने रब को सामने मान के, सामने देख के, उसको गवाह बन के कोई वादा करता है, उसका कफारा क्या है? और दूसरा मैंने सवाल ये किया था कि जो शेख साहब उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, मैं जरा क्विकली बता दूं। उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि PTI के टिकट पर नहीं लड़ा, उन्होंने बल्लेबाज का टिकट दिया था, बल्लेबाज का टिकट मैंने वापस कर दिया, उन्होंने PTI ने खुद वापस ले लिया, फिर मैं आज़ाद हैसियत में लड़ा, क्योंकि एक दाखिली लड़ाई थी नून लीग में, अयाज सादिक साहब यहाँ से लड़ना चाहते थे, शेख रुहेल असगर ने कहा कि ये मेरा ही हल्का है, मैं लड़ूंगा। उस लड़ाई की वजह से नून लीग के लोग उकताकर उन्होंने मुझे भी वोट डाला, क्योंकि मेरे माजी में नून लीग के साथ ताल्लुकात ऐसे रहे, मैं यहाँ से MP रहा, लिहाजा मुझे वोट मिल गया। फिर हमजा शहबाज साहब ने रिक्वेस्ट की, मेरे ताल्लुकात बेहतरीन है, तो मेरे ऊपर कोई कदगन नहीं थी। अगर मैं उनके वोटों से जीता होता तो फिर तो मैं अपने किसी का वादे पर कायम रहता, लेकिन क्योंकि मुझे नून लीग ने जितवाया, नून लीग के वोटर ने जितवाया, लिहाजा मेरे पे एक पाबंदी आयद नहीं होती। तो वो अब तो हिस्सा यही लगता है कि वो नून लीग के अब चेहरा है हल्का। बस कीजिए, मैं समझ गया हूँ, बस कीजिए, आप जरा टुक कीजिए। अच्छा ये बात सुने, आप 2.25 साल होने को आए हैं,
पौने 2 साल। जी तो अगर मुस्लिम लीग नून इतना ही मेरे से खफा है या मेरे से नाराज है, तो फिर मुझे तो उनको नहीं बुलाना चाहिए ना, या मेरे लिए उनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो इस मासूम को, जिस मासूम को नून लीग ने वोट दिए हैं, वो पौने 2 साल में वो अपना कुछ करके तो दिखाता, कहीं तो चला जाता, कहीं जाके लोगों का इकट्ठ करके उनको तो करता, तो बयान तो करता। यकीन कीजिए कि इंसान के अंदर एक गिल्ट होता है जो उसको तंग करता रहता है। नहीं सर, आप ये सवाल आप अगर वसीम कादिर साहब पे उठा रहे हैं ना, तो ये सवाल सबसे पहले आपको नून लीग पर उठाना चाहिए। उन्होंने शामिल किया, उन्होंने शामिल, मैं नहीं करता सर नून लीग, अब वो नून लीग के एमएनए हैं सर, वो नून लीग के एमएनए। बाबा बात तो सुने ना जी। बात ये है कि आपको जरूरत होती है, आपको जरूरत होती है, जब आप हुकूमत बनाने लगते हैं तो आपको एक एक वोट की जरूरत होती है। वो चूंकि एमएनए था, जरूरत थी, जरूरत पूरी की। अब इतना मुस्लिम लीग नून के गाबरीन ऐसे तो नहीं है ना कि वो उसको साथ दे के ना चले, या उसकी बात ना माने, या उसको नवाजे ना। ये तो हो नहीं सकता ना, इसलिए कि उसका एक वोट है, उसका वोट जो है वो नून लीग का इस वक्त एक, कह लीजिए कि एक सपोर्ट है। तो उसमें मैं तो नून लीग को नहीं कह सकता, और ना मैं कहने वाला हूँ। ये तो आपने मुझसे सवाल किया तो मैं बात कर रहा हूँ, ये पहली दफा आपने मुझसे सवाल किया और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वरना मैं इस किस्म के सवालों का जवाब देना भी अपने लिए मेरे ख्याल में शायद इज्जत की बात नहीं समझ। मैं नहीं समझता कि मुझे इस किस्म की कंट्रोवर्सी में, इस किस्म के सही, आई एम नॉट टेकिंग यू टू अ कंट्रोवर्सी। मैं आपको किसी मुतनाज़ा जानिब नहीं लेके जाना चाहता। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि नून लीग की ऑब्वियसली पॉलिटिक्स, जिसका आप कई दिहाइयों हिस्सा रहे, आपने मियाँ साहब के साथ रहते हुए पॉलिटिक्स की, आपकी यहाँ मुलाकातें होती थी, आप लंदन में जाकर मुलाकात करते थे, आपकी पार्टी में पजीराई भी थी, आपको वज़ीर भी बनाया गया। यहाँ पर सवाल ये है कि जब अब हम देख रहे हैं कि लाहौर में आपकी जो हल्का है वहाँ से कादिर साहब, वसीम कादिर साहब जो हैं, उसको उनको नून लीग ने कौमिया लिया है, अपना लिया है, तो क्या हम आपका सफ़र नून लीग के साथ उसको इख्तिताम पजीर समझे, या पर आप सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अब अलहदा हो जाएंगे लेकिन नून लीग का हिस्सा रहेंगे? बेटा मुझे और काम कोई नहीं आता, और वक्त से पहले मैं कभी कोई दावा नहीं करता, कोई बात नहीं करता, कोई ऐलान नहीं करता। जब वक्त आएगा देखेंगे। अभी तो 3 साल पड़े हैं यहाँ, 3 साल के बाद देखेंगे कौन जीता है तेरे जुल्फी सर होने तक। अब फिर देखेंगे क्या करेंगे, क्या होगा, किस तरफ जाएगी सियासत, क्या रुख इख्तियार करेगी, उस वक्त फैसला करेंगे। आज तक 3 साल पहले मैं फैसला करने शुरू कर दूं, या मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जनाब ये तो बड़ा गजब हो गया, बड़ा इंतहा हो गया। तो देखेंगे जब वक्त आएगा। लेकिन एक बात आप जरा ज़हन में रखें कि अब इस उम्र में मैं क्या काम करूं। मुझे काम भी तो करना नहीं आता, मुझे तो काम ही आता। जब से होश संभाली है मैंने इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। पहले वालिद थे, वालिद के बाद मुझे उन्होंने आगे पुट कर दिया, फिर जब से चलता रहा सिलसिला। अब तो बड़ा अरसा गुजर गया यार, अब तो मुझे ये भी याद नहीं कि कितना अरसा बीत गया। मेरे ख्याल में वालिद ने मेरे ने 1960 में पहला इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद 64 में लड़ा, उसके बाद 71 में लड़ा, फिर मैं 79 में लड़ा, फिर 83 में लड़ा। ये तो सिलसिला चल रहा है। सही, जो काम आपको आता है, जो काम आपको आता है, या जो सिर्फ एक ही काम आपको आता है, उसके बारे में पूछ लेते हैं। सियासत, और सियासत में बयानिया बड़ा मैटर करता है। नैरेटिव, किस नैरेटिव पर आप खड़े हैं। कल मुस्लिम लीग नून का इकट्ठ हुआ मरी में। आई होप आपने देखा होगा कि मियाँ साहब रेड मफलर पहनकर बैठे हुए थे। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, वो ये कहते हैं कि जो रास्ता शहबाज शरीफ साहब ने अपनाया है ये बेहतरीन है, इसके डिविडेंड्स मिल रहे हैं, और ये गॉड गिवन एक अरेंजमेंट है, हाइब्रिड निज़ाम, और ये मुल्क के लिए बहुत मुफीद है। अगर 35 साल पहले रियलाइज़ कर लेते तो वो सियासी हादसे ना होते जो इन 35 सालों में हुए। अगर हाइब्रिड निज़ाम, तो गोया आपकी बड़े मियाँ साहब की या नून लीग की जितनी सियासत थी उसके ऊपर तो उन्होंने पानी फेर दिया। आप उनके इस नज़रिए से इत्तफाक करते हैं जो उनको एक नई सोच आई है ख्वाजा आसिफ साहब को? नहीं, अगर मैंने ख्वाजा साहब की इस बात से तो बिल्कुल इत्तफाक किया था कि जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के मुताबिक जो बयान दिया था, मैंने बिल्कुल इत्तफाक किया था, बिल्कुल बजा फरमाया उन्होंने। और जरा थोड़ा लेट कर गए, और देर जल्द पहले ये बात कह देनी चाहिए थी, क्योंकि हर वक्त तो आप सियासतदानों की बेलाइन करते रहते हैं, हालांकि सियासतदानों का इतना बड़ा कारनामा नहीं है ये। मैं पहले भी ये बात कहता था कि अगर
एक महकमे का सेक्रेटरी दीवार बन के खड़ा हो जाए आपने किसी भी सियासतदान के आगे, तो वो रत्ती बराबर भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैंने बड़ी तफसील से थोड़े दिन पहले इस सवाल के जवाब दिए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने ये बात, जिस हद तक मैं ये समझता हूँ उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। रहेगी आप तो मेरी ज़ात की बात, तो मैं आपको एक गुजारिश कर दूँ कि मैं अपने आप को बड़ा महदूद करके रखता हूँ। मेरी जो सियासत है मेरे इस घर के अंदर है। मैं इस चारदीवारी में अपनी सियासत करता हूँ, बल्कि सियासत नहीं करता, दोस्ती करता हूँ, तल्लक करता हूँ, तल्लक निभाता हूँ, और शुक्र है कि लोग भी मेरे साथ तल्लक निभाते हैं। मेरी सियासत थोड़ी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ भी है और मुश्किल भी है। तो मैं बस अपनी हद तक करता हूँ। देखिए, मैं जिस किस्म का मेरी सोच है या जिस किस्म का मेरा अंदाज है, मैं इतना ज़्यादा तरक्की तो कर नहीं सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि पार्लियामेंट की सियासत करूँगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूंगा, बस वो उस हद तक मैं रहता हूँ। जहाँ तक पॉलिसीज़ की बात है, देखें, जब तक कोई मुझसे मशवरा न मांगे पॉलिसीज़ के लिए, तो मैं अपना मशवरा ऐसे देता नहीं, और ना ही मुझे देना चाहिए। और अलबत्त, और जहाँ पे इतने बड़े बड़े बेयत किस्म के वो आपके ताबरीन हो, वहाँ मेरे जैसे वर्कर की तो बनते ही है। शेख साहब, हमें मशवरतन बता दें, हमें मशवरतन बता दें कि ये आपके ख्याल में जो तरीक़ाकार है जो भी चल रहा है ये बेहतरीन है, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं की। क्या शहबाज शरीफ साहब वो अनोखी, यूनिक, पहली एग्जाम्पल बन जाएंगे या बन सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल करेगा वो, इसलिए कि बड़े ठंडे दिमाग का आदमी है, ठंडे मिजाज का आदमी है। वैसे तो मतलब बहुत तेजी है उसमें। आपको याद होगा कि चाइना वाले उसको मिस्टर स्पीड कहते थे। ठीक है, चल रहा है, हर तरफ सबको लेके साथ चल रहा है, और कोशिश ये कर रहा है कि सारी सियासी जमातों के साथ मिल के आगे चले, इस मुल्क को मजबूत करे, कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हम देखें क्या होता है, ना आप कुछ समझ सकते हैं ना मैं समझ। हाँ, ये मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा फन है कि उन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग रखा। इस हद मियां शहबाज शरीफ साहब का जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि मियां साहब क्योंकि रूह रवान, तो फिर सारी अट्रैक्शन जीते वालों की भी और हारने वालों की सारी अट्रैक्शन जो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ चल जाती। तो मेरे ख्याल में उनका ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने भाई को या वजीर आजम को एक स्पेस दी है कि जो वो अपना अच्छी तरह, जहाँ पे मेरा ख्याल है जहाँ पे भी वजीर आजम को मशवरे की जरूरत होती है वो मियां साहब से ले लेता है, बल्कि चीफ मिनिस्टर भी उनसे मशवरा कर लेती है, और ये बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत, अब देखें, अल्लाह करे हमारी दुआ है। गोया मैं अखज़ कर सकता हूँ कि आप बददिल नहीं है। जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इस वक्त नून लीग उसने अडॉप्ट किया है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। लास्टली मुझे ये बता दीजिएगा, एक कमेंट आप कह रहे हैं कि आप अपने हल्के से बाहर आप नहीं देखते, मशवरा मांगे तो मशवरा देते हैं, आपका कंसर्न जो है वो बड़ा लिमिटेड है, आप बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाह रहे। सिर्फ ये बता दें, अपने हल्के की हद तक ही बता दें। एक ज़ाहिर है कि एक बड़ी अहम टॉक है ऑफ द टाउन, द होल प्रोविंस, पंजाब में मुख्तलिफ हुक्मरान गुजरे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा की गवर्नमेंट कहती है कि शायद अब जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स या गवर्नेंस, जो मॉडल मरीम नवाज़ साहिबा ने लॉन्च किया है, शायद इससे पहले पंजाब को इतना बेहतर गवर्न इसकी तारीख़ में कभी नहीं किया गया था। आप मुतमईन हैं अपने हल्के की हद तक ही कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी? देखिए, मैं दो चीज़ें आपके सामने अर्ज कर दूँ। तो कल मैंने पढ़ा है कहीं कि पहली दफ़ा पंजाब जो है डेट से निकल गया या लोन से निकल गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये उसकी कारकर्दगी है। और दूसरा जो मैं देख रहा हूँ, कल मैंने आपको अर्ज किया, मैं हल्के में गया हुआ था, तो वहाँ पे मेरे MPA हैं माशाल्लाह, उन्होंने कल मुझे भी याद किया हुआ था, कोई इफ्तिताह थे डेवलपमेंट वर्क्स के। तो मैं देख के हैरान हो गया कि इतना ऑफर फंड जो मुहैया किया जा रहा है पंजाब की सतह पे, मैं तो हैरान हो गया था। और मैं ये देख रहा था कि इतना फंड जो दिया गया है और वो जो उस पर फंड इस्तेमाल होगा, उससे तो बिल्कुल ही चेंज आ जाएगा ना सारा। हल्के की सारी जो मसाइल हैं उनमें बहुत ज्यादा कमी वाक़या होगी। उससे तो जाहिर होता है कि बहुत ज्यादा काम कर रही है। एक बात और मैंने देखी है कि बड़ी इस मामले में वो एक पॉलिसी जो है ना उसको बड़ा सख्ती से अमल करती हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि
ट्रैफिक हैजर्ड बोर्ड से उन्होंने वो जो उसमें हैजर्ड से वो उन्होंने खत्म किए, लोगों की जो इंक्रोचमेंट थी वो खत्म की है, और किसी की बात नहीं मानी, ठीक है, अच्छा किया, और उससे फैसिलिटेट हो गए लोग। ठीक तो है, मेरा ख्याल में काफी मेहनत कर रही है। हाँ, मेहनत कर रही हैं और फंड्स इतने हैं कि जो हलकों की तकदीर बदल सकते हैं। ज़ाहिर है कुछ वक्त गुजरने के बाद ये भी इंस्पेक्ट करना होगा कि वो हलकों की तकदीर किस हद तक बदली। फंड्स तो अवेलेबल हो गए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।